In the last lecture, we started chapter 17 of the Penal Code, which is a very long chapter starting with section 378 and ending in 462. और इसमें हमने देखा कि 10 हेड्स में कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको हमने अभी प्रोविजन वाइज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन या उनका ओवरव्यू समझ लिया, जिनमें से अगर हम 10 गिनाने की कोशिश करें, नंबर 1 थेफ्ट, नंबर 2 एक्सटॉर्शन, नंबर 3 robbery and डकैती, number 4 criminal misappropriation, number 5 criminal breach of trust, number 6 of receiving stolen property, number 7 cheating, number 8 fraudulent deeds and disposition of property, number 9 mischief 425 से आगे, and number 10 and last criminal trespass. सो फर्स्ट इसमें थेफ्ट है. थेफ्ट स्टार्ट्स विद 378 एंड 382 रादर, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोविजंस की शुरुआत हो चुकी है. थेफ्ट को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज इसमें प्रॉपर्टी के बहुत सारे नुआंसेस और जूरिस्प्रूडेंस के कुछ टिपिकल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं. हम उनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे. बिफोर दैट हम थेफ्ट को लेकर के जो प्रोविजनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ लेते हैं पहले. आई ट्राई टू कवर दिस टॉपिक इन 1 or 2 लेक्चर्स. रादर 1 में तो हो ही नहीं सकता है, 2 or 3 लेक्चर्स. सो अभी हम देखते हैं थेफ्ट इज़ द थ्रेशहोल्ड ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर 17 में पहला ऑफेंस जो डिफाइन किया गया है वो थेफ्ट है. थेफ्ट की डेफिनेशन बहुत ब्रीफ है, लेकिन इसके 5 एक्सप्लेनेशंस और P यानी 16 इलस्ट्रेशन इसको बहुत कम्प्लेक्स बना देते हैं. और प्रैक्टिकली जब प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं या सेमेस्टर एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो बिकॉज द कॉन्सेप्ट हैज़ नॉट बीन रिटेन्ड वेल इन माइंड, तो स्टूडेंट्स फॉल फ्लैट. सो कोशिश हम करेंगे कि हम प्रोविजंस के साथ साथ इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छी तरह समझ लें ताकि ये गिरफ्त में आ जाए हमें ये टॉपिक. सो ओवरव्यू प्रोविजंस का कुछ इस तरह है. थेफ्ट की डेफिनेशन जो है वो 378 में ही है, तो हम इसको ऐसे करेंगे. 378 ये है डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, और इसकी पनिशमेंट अगर हम देखेंगे तो वो है 379 में. 379 पनिशमेंट. तो प्यूनिटिव क्लॉज ऑफ थेफ्ट इमीडिएटली फॉलो कर रहा है, और ऑर्डिनरीली थेफ्ट की पनिशमेंट अगर 378 में थेफ्ट हुई है तो वो 3 years है, और फाइन और बोथ, और फाइन है तो सिर्फ जुर्माना देके भी छोड़ा जा सकता है. और 3 years जो है ये सिंपल भी है, रिगरस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. जब नेचर ऑफ पनिशमेंट नहीं मेंशन किया गया हो किसी प्रोविजन में तो समझ लेना चाहिए दोनों देने का इख्तियार मैजिस्ट्रेट को और जुडिशल ऑफिसर को है. तो फिर बाकी बचे हुए प्रोविजंस में क्या है? 79 के बाद 380, 381, 382, दोज प्रोविजंस कवर स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट, और उनको एग्रेवेटेड पनिशमेंट दिया गया है बिकॉज बाय ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन हैपनिंग देयर इन. अब उनको हम कवर कर लेते हैं, जैसे उनको हम अलग से यहाँ कवर करेंगे. आप इससे बेहतर चार्ट बना सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट चूँकि बिफोर हैंड नहीं प्रिपेयर किया गया है तो ये बिल्कुल ही रॉ लग रहा है. सो 380, वी स्टार्ट विथ 380. 380 इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ थेफ्ट, और इसमें आता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, रिहाइश के मकान में जहाँ इंसान रहते हों, या फिर ऐसी जगह जहाँ विच इज़ यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी. कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी यानी जैसे माल खाना वगैरह, या गोदाम हो या बेसमेंट्स हों जहाँ चीज़ें स्टोर की जाती हैं. कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी तो 380 में उसकी पनिशमेंट है, थोड़ा एग्रेवेट हो जाता है, ये स्पेसिफिक फॉर्म है तो इसमें पनिशमेंट भी उसकी है. इट कवर्स दोज एक्ट्स जिनमें थेफ्ट हो जाती है ड्वेलिंग हाउस में. तो अगर ड्वेलिंग हाउस में इंसानों के रहने के मकान में चोरी की है तो 379 के अंडर चार्ज नहीं लगेगा, 380 के अंडर लगेगा. अभी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट लॉ को देख लें उसमें प्रोविजंस में. अगर थेफ्ट का केस है तो देखें, क्योंकि आगे हमें लगेगा कि स्ट्रिक्ट लॉ भी लगाया जा सकता है. ऐसे लग रहा है कि
3 इयर्स है या फाइन है, बोथ। लेकिन अगर ये सिचुएशन है तो 380 में पनिशमेंट क्या है, 7 इयर्स प्लस फाइन। देखिए हम पनिशमेंट्स भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। 7 इयर्स प्लस फाइन ये हो गया 380 में। इसी तरह कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जहाँ होती है, फॉर एग्जांपल थेफ्ट 381 में, सॉरी जो है 381 में है थेफ्ट बाय क्लर्क। अगर कोई इंसान जो है जिसकी पोजीशन ऐसी है या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अपने मालिक से ऐसी है कि दैट ही इज़ ए क्लर्क और ही इज़ अ सर्वेंट, क्लर्क और सर्वेंट ऑफ द मास्टर ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसको उस प्रॉपर्टी की कस्टडी दी गई है और उसी प्रॉपर्टी की चोरी कर ली, तो 381 में ये पनिशेबल है। पनिशमेंट सेम है, 7 इयर्स प्लस फाइन, जो ऊपर हमने डिस्कस की 380 में। 380 381 सेम पनिशमेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो इनमें है, जो 79 के बाद सेक्शंस है, 378 तो है ही डेफिनेशन, 79 80 81 इसमें है 382। ये बहुत ट्रिकी सेक्शन है 382। व्हाट डज इट डील विद 382? दो एक्चुअली ये थेफ्ट ही का केस है, मगर थेफ्ट से पहले कोई एक्ट इंसान करता है और वो एक्ट सीरियस इटसेल्फ ऑफेंस नहीं है। जैसे आपको याद है ना, एक इंसान 2 ऑफेंसेस करता है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हम इसी में जाएंगे, फिर आप समझ जाएंगे। 382 में है एक इंसान ने क्या किया, उसने किया थेफ्ट, मगर थेफ्ट से पहले उसने कुछ किया, और जो उसने थेफ्ट से पहले किया उसने किया प्रिपरेशन। किस चीज़ की प्रिपरेशन? फॉर कॉजिंग यहाँ लिख लेता हूँ, डेथ और हर्ट, HURT, हर्ट और रिस्ट्रेंट। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर इस किसी ऑफेंडर ने इसको 382 में स्पेसिफिकली यहाँ डिस्कस करूँगा, आप इस चार्ट को समझिए कि ये बन गया। और 382 का एक ब्रीफ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। प्रिपरेशन ऑफ वॉट उसने किया, डेथ या हर्ट या रिस्ट्रेंट, तीनों में से एक का प्रिपरेशन, प्लस इसके बाद किया थेफ्ट। कमीशन नहीं किया थेफ्ट, प्रिपरेशन की। आप हमें बताइए, अगर एक इंसान नॉर्मली थेफ्ट करता है, हमने खुद अभी पढ़ा 379 में पनिशमेंट क्या है, 3 इयर्स और फाइन ऑफ बोथ। और अगर इसकी अलग कर ले, किसी इंसान ने प्रिपरेशन ऑफ डेथ की या हर्ट किया या रिस्ट्रेंट किया, तो क्या मिलेगा फिर? कोई पनिशमेंट नहीं, अगर सिर्फ ये किया प्रिपरेशन इस चीज़ की। बिकॉज प्रिपरेशन ऑफ कॉजिंग डेथ और प्रिपरेशन ऑफ कॉजिंग हर्ट और प्रिपरेशन ऑफ कॉजिंग रिस्ट्रेंट इज़ नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। प्रिपरेशन स्टेज पे ये ऑफेंसेस पनिशेबल ही नहीं है। लेकिन दोनों को कंबाइन करके इसी जो इंसान का एक्ट है वो इतना एग्रवेट हो गया। आपको पता है इसकी पनिशमेंट क्या है? इस ऑफेंस की 382 में पनिशमेंट है 10 इयर्स, और वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट। बाकी सब में तो सिंपल रिगरस कुछ भी हो सकता था, इसमें मैंडेटरी है 10 इयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। बिकॉज उसने थेफ्ट की आफ्टर मेकिंग प्रिपरेशन। सिर्फ प्रिपरेशन याद रखिएगा, यहाँ वर्ड प्रिपरेशन पे फिर फोकस दे रहा हूँ, बिकॉज अगर उसने इसका अटेम्प्ट किया या इसका कमीशन किया डेथ और हर्ट और रिस्ट्रेंट का, और एक्चुअली कॉज किया, तो वो कई और ऑफेंस बनेगा। इसी चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। तो 382 में है प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट प्लस थेफ्ट। और ये मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन अगर अलग ले ली जाती तो पनिशेबल नहीं थी, और इसकी ले ली 3 साल, लेकिन ये डबल से भी ज़्यादा हो गया 10 साल। इन्हीं ऑफेंसेस को ऑफेंसेस ऑफ अल्टीरियर मोटिव कहते हैं। अल्टीरियर मोटिव क्रिमिनल लॉ में, चूँकि लॉ ये मानता है इसका मेंजरिया तो सिर्फ थेफ्ट को लेकर के था, लेकिन प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग दिस ने इसके मेंजरिया को ऊपर खींचा, और ये मेंजरिया इतना बढ़ गया कि ये मेंजरिया अल्टीरियर मोटिव का हो गया। यानी अगर इसको मौका मिल जाता और चोरी करने में रुकावट आ जाती और इसको चोरी का जो प्रॉपर्टी इसने ऑब्टेन की उसको ले जाने में कोई दिक्कत होती, तो ये इन ऑफेंसेस में से कुछ करता, इसीलिए इसने प्रिपरेशन कॉज की थी। अब इसकी इलस्ट्रेशन भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, ए ने बी के घर में जाकर के चोरी की, और नॉर्मली अगर उसने बी के घर में चोरी की,
ये गंदा हो गया थोड़ा सा, इसको मिटा देता हूँ। तो नॉर्मली अगर उसने बी के घर में चोरी की तो वो किस सेक्शन के अंडर लायबल होगा, और ये हिंट यहीं से दे रहा हूँ, 370 में 379 में लायबल नहीं होगा। थेफ्ट इन डिवेलिंग हाउस ऑब्वियसली जो हमने अभी बताया सेक्शन 380 के अंडर लायबल होगा थेफ्ट इन डिवेलिंग हाउस, और इसकी पनिशमेंट 7 साल ही होती, 7 years प्लस फाइन। लेकिन अगर उसने अपनी पोजेशन में कोई नाइफ रखा है, पिस्टल रखा है, कोई वेपन या रॉड रखा हुआ है, उसके बाद ये चोरी की, इसको चार्ज लगेगा 382 का, विच इज़ पनिशेबल विद 10 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट। नाउ वी मूव बैक टू द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। हम पहला प्रोविजन शुरू कर लेते हैं जो एक्चुअली आज के इस लेसन का टॉपिक है हमारा। इस डेफिनेशन को जितने भी आप बार बार और गौर से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इसमें चीज़ें समझ में आने लगेंगी आपको। मैं इस पूरी डेफिनेशन को अभी बोर्ड पे लिख दूंगा पूरा, ताकि हम इसके कीवर्ड्स पे गौर कर सकें। देखिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन 378 की थेफ्ट की डेफिनेशन क्या प्रोवाइड करती है, 378 इट प्रोवाइड्स एज whoever, इसको मैं लिख ही लेता हूँ, whoever intending to take dishonestly, whoever, मैं इसको वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा बचेगा, लंबी वीडियोस देखना आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, डेफिनेशन मैंने पूरी लिख ली है। अब इस डेफिनेशन पे गौर कर लेते हैं। whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. फिर से, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो इसको इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक बना देंगे। लेट्स हाईलाइट एंड अंडरलाइन दोज कीवर्ड्स। whoever intending to take dishonestly, ये देखिए ना, intending to take dishonestly any movable property, अगर हम यहाँ तक इसको अंडरलाइन करेंगे, बस यहाँ तक, इसको मैं डबल लाइंस डाल रहा हूँ ताकि अगर कोई आगे अंडरलाइन करूँ और तो कन्फ्यूजन हो जाए। दिस पार्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेंस रिया ऑफ द एक्ट, ये मेंस रिया है इस एक्ट का, थेफ्ट के एक्ट का मेंस रिया ये है। इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी याद होगा आपको, थोड़ा बोर्ड अब गंदा हो जाएगा लेकिन लिखना ज़रूरी है। मूवेबल प्रॉपर्टी हमने सेक्शन 22 में पढ़ा था, याद होगा आपको कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़ मूवेबल होती है, और वहीं मैंने एक चीज़ बता दी थी, और याद होगा वो सालिक ने, आई रिमेंबर किसी प्रोबेबली क्लास टेस्ट में लिखा भी था कि ये जो 378 सेक्शन है इसका पहला एक्सप्लेनेशन यही कहता है कि a thing as so long as it remains attached to the earth is not a subject of theft because it's not a movable property। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अभी बस ब्रीफली, अभी उसमें नहीं घुस रहे हैं, याद कर रही है इस चीज़ को। सो इंटेंशन क्या होना चाहिए, मेंस रिया क्या होना चाहिए थेफ्ट के केस में, इंटेंशन ऑफ टेकिंग अ प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, प्रॉपर्टी मूवेबल हो। अगर इमूवेबल है वो एक डिफरेंट ऑफेंस होगा, थेफ्ट नहीं हो सकता। तो ये गोल्डन रूल याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट्स क्वेश्चन पूछते वक्त। थेफ्ट कैन नॉट बी कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड का, बिल्डिंग्स की थेफ्ट नहीं हो सकती। या एक प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है जब वो मूवेबल बना दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज काटते ही वो, इसी तरह हैंगिंग फ्रूट काटते ही मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। बल्ब लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, इसको रिमूव करते हुए भी, खिड़की दरवाजे। और एक और वर्ड है इंपॉर्टेंट जिसको यहाँ हाईलाइट करिए, वो डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली को क्वालिफाई करने वाला सेक्शन याद होगा आपको, सेक्शन 24। डिसऑनेस्टी क्या है याद होगा आपको, डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन कहती थी कि जो रॉन्गफुल गेन करे किसी का या किसी और का रॉन्गफुल लॉस करे। इंटेंशन ऑफ causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person as is said to do that thing dishonestly। अगर किसी इंसान ने कोई एक्ट किया और इंटेंशन उसका किसी एक पर्सन का रॉन्गफुल गेन करने का है, या फिर रॉन्गफुल गेन किसी का ना करने का हो, अपना रॉन्गफुल गेन ज़रूरी नहीं है, किसी भी अपना या किसी और का, ज़रूरी नहीं अपना ही रॉन्गफुल गेन। मिसाल के तौर पर बी के पास एक वॉच है, ए ने ये वॉच ले ली और सी को दे दी, अपने पास तो रखी नहीं, लेकिन ए ने सी का रॉन्गफुल गेन किया।
इसी तरह कहीं हो सकता तो रॉन्गफुल गेन ऑफ वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस ऑफ अनदर पर्सन तो हो गया डिसऑनेस्टली। और रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस सेक्शन 23 में है, अब उसमें जाएंगे तो फिर से हम डेफिनेशन में घुस जाएंगे, लेकिन यहाँ ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए हमारे पास, मूवेबल प्रॉपर्टी और डिसऑनेस्टली। अगला वर्ड आगे बढ़ के जो इंपॉर्टेंट है वो है पोजेशन, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। पोजेशन वर्ड को आगे और समझाएंगे, मगर एज लॉन्ग एज अ थिंग इज़ नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन उसकी थेफ्ट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर ए एक रास्ते में जा रहा है, हाईवे पे, ही फाइंड्स अ पर्स, ए फाइंड्स अ पर्स लाइंग ऑन अ रोड, तो जहाँ भी वर्ड फाइंड यूज होगा, सिंस इट्स नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, तो ये किसी की पोजेशन में नहीं है तो इसका थेफ्ट नहीं हो सकता। इसके रिस्पेक्ट में कोई और ऑफेंस हो सकता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम, बट इसका थेफ्ट नहीं हो सकता। पोजेशन में होना चीज़ को ज़रूरी है, तो इसलिए लॉ कास्ट्स एन ऑब्लिगेशन अपॉन यू कि जो चीज़ आपकी है उसको अपनी पोजीशन में रखिए। ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी चीज़ रिंग, मिसाल के तौर पर किसी ने ज्वेलरी रोड पे रख दी है टेस्ट करने के लिए कि कौन चोरी करता है, सो रोड पे रख देना, इट्स नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, तो उस चीज़ का थेफ्ट नहीं हो सकता। ऑल्दो अदर ऑफेंसेस हो सकते हैं जैसे मिसअप्रोप्रिएशन और एनीथिंग एल्स जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पोजेशन में उस मूवेबल प्रॉपर्टी का होना किसी की ज़रूरी है। और पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ये भी एनसर्कल करिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनी पर्सन वर्ड से मालूम होता है कि अगर यहाँ लिखा होता है फ्रॉम आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द ओनर, तो थेफ्ट वुड हैव बीन एन ऑफेंस अगेंस्ट द ओनरशिप। याद रखिए, अंडर इंडियन पीनल कोड थेफ्ट और अंडर इंडियन लॉ थेफ्ट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन, नॉट ओनरशिप। तो हो सकता है कि पोजेशन जो है वो फॉर एग्जांपल पोजेशन में भी डिफेक्टिव, ही माइट नॉट बी अ लॉफुल ओनर। मिसाल के तौर पर ए और बी का एक डिस्प्यूट है किसी स्कूटर को लेकर के, ए की स्कूटर है असल में, मगर ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है और बी उठा के ले आया कि ये मेरी स्कूटर है। बी के घर से किसी ने चोरी की, अगर ओनरशिप के अगेंस्ट ऑफेंस होता थेफ्ट, तो ये स्कूटर का ले जाना जो सी ने बी के घर से ले ली थेफ्ट नहीं होता। लेकिन सिंस इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द पोजेशन, तो पोजेशन ऑफ एनी पर्सन है, तो इसलिए ये ऑफेंस हो सकता है। इसीलिए मैं अक्सर स्टूडेंट से क्वेश्चन ये पूछता हूँ, एंड बाय नाउ यू माइट बी इन द पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन वेल। जो मैं पूछता हूँ कि आप ये बताइए, क्या एक इंसान अपनी ही चीज़ चोरी कर सकता है? जिसका आंसर बिग येस है। ऑफ कोर्स अंडर 378 एक इंसान अपनी ही चीज़ को चोरी कर सकता है, बिकॉज इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन नॉट अगेंस्ट ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, ए सफ़र में जा रहा था, उसने रेलवे स्टेशन पे एक रेलवे स्टेशन आया, सपोज दिल्ली रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं क्लॉक रूम। क्लॉक रूम में आप अपना सामान रख सकते हैं, ये बस स्टैंड्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि फर्दर ट्रिप के लिए अगर आपको पहले ट्रांजिट में है, बहुत देर रुकना है, शॉपिंग करनी है, अगली ट्रेन में टाइम है, आप अपना बैग वैग सारा ले जा करके यहाँ जमा कर दे एट ए सर्टेन कॉस्ट, उसके बदले आपको रिसिप्ट मिलता है। तो ए ने जमा कर दिया और उसके बाद यहाँ से एक चीज़ ले ली चोरी से विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो ये चीज़ की चोरी हुई कि नहीं हुई? इसी तरह ए ने, बी एक शॉपकीपर है, उसको अपनी स्कूटर या अपनी वॉच या अपना रेडियो रिपेयर करने के लिए दे दिया शॉपकीपर को, और फिर रात में आकर के इस चीज़ को ले गया, अपनी ही चीज़ ले गया हालांकि, मगर अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, यानी इससे मांगने का इंटेंशन है बाद में रेडियो या उसका पैसा, तो ये अपनी चीज़ की चोरी कर सकता है। अच्छा ये बताइए, क्या एक इंसान अपनी ही चीज़ की चोरी अपनी ही पोजीशन से कर सकता है? आई थिंक प्रैक्टिकली इसका आंसर भी येस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है ए और उसकी शॉप है, ऐसे शॉप में उसने रात में घुस करके अपनी ही चीज़ें बहुत सारी ले ली, और शॉप का इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम करने के लिए उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, अज्ञात अननोन पर्सन ने चोरी की, और जब थेफ्ट का चार्ज लगेगा, अगर ये पाया गया बाद में, तो इस पे भी थेफ्ट का चार्ज लगना चाहिए, बिकॉज थेफ्ट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। तो ये बिकॉज हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, इसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट था। डिसऑनेस्ट क्या है? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, और रॉन्गफुल गेन इसने अपना करना चाहा, इंश्योरेंस का अमाउंट लेना चाहा, रॉन्गफुल लॉस इसने गवर्नमेंट का या इंश्योरर का करना चाहा, इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम करना चाहा, और तो हो गया डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो इसने मूवेबल प्रॉपर्टी अपनी शॉप से ले ली आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, तो पर्सन में ये भी आ जाता है विदाउट दैट पर्सन कॉन्सेंट। तो चूंकि ये अपनी कॉन्सेंट तो जिसकी पोजेशन में है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लॉक रूम में, तो वहाँ तो कॉन्सेंट का केस आ गया, और यहाँ तो पर्सन कोई है नहीं। सो इस केस में थोड़ा लॉ वीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ केस आया नहीं है, बट टेक्निकली वी मे से दैट
it might be a case of theft. So moves that property. अगला word जो important है वो consent है. Consent. That person's consent. कौन person's consent? Consent of the owner नहीं लिखा हुआ है, out of the possession of any person लिखा हुआ है, तो ये हो गया कि विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट. कंसेंट वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए वही वर्ड है, वही सेक्शन है हमारे पास जो आईपीसी में सेक्शन 90 है, जो ये कहता है कि कंसेंट आईपीसी के किसी भी सेक्शन में जहाँ होगा थ्रू आउट दिस कोड, उस कंसेंट का मतलब वो कंसेंट नहीं होगी जो बाई वर्च्यू ऑफ बाई रीजन ऑफ फ्रॉड और डिसीट और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट ले ली जाए, या इमेच्योरिटी यानी माइनॉरिटी की वजह से कंसेंट ले ली जाए, या इनसेन पर्सन की कंसेंट, वो कंसेंट तो वैलिड नहीं है. तो कंसेंट इसी तरह जो है वो कंसेंट कौन सी हो सकती है, वो सब सेक्शन 5 भी इसी को जो एक्सप्लेनेशन 5 है राधा सॉरी कंसेंट वर्ड को इस तरह हम रीड करेंगे. एक्सप्लेनेशन 5 एंड सेक्शन 90 की जॉइंट रीडिंग लगाएंगे कंसेंट समझते वक्त. वो ये है कि कंसेंट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. तो ये कंसेंट जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है. तो विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट और मूव्स दैट प्रॉपर्टी. ये देखिए मूव्स दैट प्रॉपर्टी, ये अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है मूव. तो यहाँ प्रॉपर्टी को एक्चुअली एक्वायर करना, एक्चुअली अपने पास रखना या बेच देना ज़रूरी नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. मेयर मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. मेयर मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ए की यहाँ पे शॉप है और शॉप में कई चीज़ें बेच रहा है. दिस अ मोबाइल फ़ोन. बी एज अ कस्टमर विजिट करता है. बी ने ये मोबाइल फ़ोन उठा करके इसके काउंटर के नीचे रखा है यहाँ पे सपोज, इस गर्ज से कि बाद में आकर के इसको चुराएगा या ले जाएगा. तो थेफ्ट हुई कि नहीं हुई? आंसर यस है. कब हुई? जब इसने मुंह करके यहाँ छुपाया. बिकॉज मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग. इन ऑर्डर टू सच टेकिंग विद द पर्पज ऑफ सच टेकिंग. कौन सी टेकिंग? Intending to take dishonestly the movable property out of the possession of that person without that person's consent. Move that property. Mere movement constitutes theft. याद रखिए. इसी तरह एक मास्टर है, मास्टर के घर में एक रिंग है और सर्वेंट ने वो रिंग जा करके छिपा ली और कहीं रख दी. तो दिस इज मेयर मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स थेफ्ट. सिमिलरली जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको हम डिस्कस करके और एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करके इसको आगे समझेंगे. लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशंस वन बाय वन. फिर से हम इस डेफिनेशन पे जाते हैं. whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking. So mere movement से ये theft हो जाएगी, is said to commit theft. तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कब कहा जाएगा कोई चीज़ मूव हो गई, और दूसरा ये कि कंसेंट को लेकर के क्या कहा जाए. जैसे मैंने आपसे कहा से एक्सप्लेनेशन 5 जो है कंसेंट को क्वालिफाई करता है. तो एक्सप्लेनेशन 1 है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो हमने अभी पहले ही मेंशन किया थोड़ी देर पहले, कि एक चीज़ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ द रीज़न इट इज़ अटैच टू द अर्थ. बिकॉज सेक्शन 22 में याद होगा आपको, द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड. तो जैसे एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ. तो जो थिंग्स अटैच टू द अर्थ है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं. तो थिंग्स अटैच टू द अर्थ एक्सप्लेनेशन 1, ये पांचों एक्सप्लेनेशन समझना ज़रूरी है. थिंग्स अटैच टू द अर्थ आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन एज लॉन्ग एज दे रिमेन अटैच्ड. सो यूं ही उनको डिटैच किया जाएगा, एज सून एज दे आर सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाते हैं. अब एक चीज़ यहाँ समझना ज़रूरी है जिसके बारे में लॉ में थोड़ा सा वैक्यूम है, और इंग्लिश लॉ में जो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट या लार्सेंसी है, जिसे लार्सनी जिसे हम कहते हैं, वो अलग है. लार्सनी ऑफेंस अगेंस्ट ओनरशिप है, और एक तो पहली चीज़ यही फ़र्क है थेफ्ट और लार्सनी में. यहाँ पोजेशन के अगेंस्ट है आईपीसी में, इंग्लिश लॉ में या कॉमन लॉ में लार्सनी थेफ्ट ऑफेंस अगेंस्ट ओनरशिप है. नंबर 2, लार्सनी में परमानेंट डिप्राइवेशन फ्रॉम द प्रॉपर्टी होना चाहिए, और यहाँ परमानेंट डिप्राइवेशन नहीं चाहिए आईपीसी में. थोड़ी देर के लिए, जैसे इस इलस्ट्रेशन में मैंने आपसे कहा मोबाइल यहाँ छिपा लिया था, अगर बाद में वो पाया भी जाएगा, अटेम्प्ट थेफ्ट लग गया उसको, रादर थेफ्ट हो गया, फर्स्ट इंस्टेंस में ही थेफ्ट हो गया. तो इसी तरह तो परमानेंट डिप्राइवेशन ज़रूरी नहीं है.
किसी एक इंसान ने चीज़ ले ली और बाद में लौटा दी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, डर के मारे वापस लौटा दी, थेफ्ट हो गया। तो इसलिए लार्सनी, एक इंसान ने चीज़, ए ने बी की चीज़ छिपा ली ताकि बाद में जब आवाज़ उठेगी तो ये लौटा के इनाम ले लेगा उसके बदले, दिस इज़ ऑल्सो थेफ्ट। हम इलस्ट्रेशन में जा कर के इनको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग जो मैं बता रहा था, एक्सप्लेनेशन वन, ये एक्सेप्शन नहीं है, रादर ये एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन वन इज़ दैट अ थिंग विच सो लॉन्ग रिमेन्स अटैच्ड टू द अर्थ इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ theft, because it's not a movable property, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. जो subject of theft, ये subject matter of theft, याद रखिएगा। यहाँ पे अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट अंडर 378। बहुत अजीब व गरीब आंसर्स लिख के आते हैं स्टूडेंट्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 378 की एक्सप्लेनेशन वन की तरफ सीधे रेफर कर दिया करें और कह दिया करें कि अंडर 378 एक्सप्लेनेशन वन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट इज ऑलवेज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। हाउएवर, an immovable property which is so immovable by virtue of being attached to the earth becomes a subject matter of theft as soon as it is severed from the earth. ये explanation one है। explanation two बहुत टेक्निकल है, इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल लगे। वो ये है कि a moving which is affected by the same act of severance may be a theft। यानी कोई चीज़, जैसे यहाँ जो चीज़ें सेवरेंस से सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बनेगा, इसे उन्हीं के बारे में एक्सप्लेनेशन टू है। a moving affected by severance, आप अपने बेयर एक्ट से इसको समझ जाइएगा। मेरे पास ना इतना टाइम एंड स्पेस है कि मैं इसको पूरा डिटेल में लिख दूँ। a moving affected by the severance, तो वो चीज़ें जो मूवेबल बनती हैं ज़मीन से सेपरेट किए जाने की वजह से, या अलहदा करने की वजह से, या सेवरेंस की वजह से, बिकॉज दे आर अटैच टू द अर्थ और अटैच परमानेंटली अटैच टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ। सो तो अगर उनको मूव करने से वो मूवेबल प्रॉपर्टी बनती है, यही मूविंग वो मूविंग कहलाएगी जो सेक्शन 378 के लिए चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, a moving which is affected by this severance, it might constitute the same moving, might है, may be है, शेल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा ऐसा माना जाएगा, बट चार्ज लगते वक्त अगर जज स्ट्रिक्ट हो गया या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर स्ट्रिक्ट हो गया तो लगा सकता है। वो मूविंग जो मेयर सेवरेंस से हो जाएगी, वो कोर्ट मान सकता है उसको मूव्स दैट प्रॉपर्टी, जो हमने अभी पढ़ा कि moves that property in order to such taking, वो माना जाएगा इसने वो मूव कराया। यहाँ पे ये अभी स्पेशल केस हो गया, नॉर्मल केस नहीं है। स्पेशल केस इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर अटैच्ड टू द अर्थ। नॉर्मली कब एक चीज़ को कहा जाएगा मूव करेगी, वो हम आगे समझेंगे। अभी उसका पढ़ रहे हैं मूविंग इफेक्टेड बाय द सेवरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए फिर हम समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी के खेत में बहुत बड़े ट्रीज स्टैंड कर रहे हैं, राइट, और सिंस दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, टी आया, ये एक थीफ है, और टी ने आरी चला करके इसको काट दिया, और काटते ये गिर गया, और इसने कहा कि रात में आकर के, सोचा रात में आकर के ले लूँगा, या रात में किया ये सोचा अर्ली मॉर्निंग आकर ले गया, गाड़ी लेने गया और ये चीज़ पाई गई कटी हुई ज़मीन पे मौजूद है ये पेड़ पूरा। चूँकि जब तक ये खड़ा था ज़मीन पे, इट वॉज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट वॉज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये ज़मीन पे गिर गया, ये मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। तो दिस मूवमेंट, ये जो उसका काट करके ज़मीन पे गिरा देना, ये मूव हो गया, ये वही मूव है जो थेफ्ट के लिए चाहा जा रहा है। कोर्ट ये मान सकती है या ये चार्ज लग सकता है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट हो गया, ही हैज़ कॉज्ड मूवमेंट टू दैट प्रॉपर्टी। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, इसके पास पेड़ है, आम है, सेब है, या कोई फलदार पेड़ है, तो सेब गिरा दिए, और पूरे सेब, जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया, सारे सेब गिरा दिए ज़मीन पे। अब हो सकता है बाद में लेने का गर्ज थी या नहीं थी, तो ये कोर्ट मान सकती है इन सर्टेन केसेस दैट मूवमेंट में भी डीम्ड कि ये वो मूव हो गया जो एक्चुअली सेक्शन में एक्ट सीरियस है,
वो एक्टस रियस है इसका मूव्स दैट प्रॉपर्टी। मैंने वहाँ मेंस रे डिस्कस किया था, एक्टस रियस डिस्कस करना भूल गए। एक्टस रियस उस ऑफेंस का सिर्फ यही है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। ये नहीं रिटेन्स दैट प्रॉपर्टी, सेल्स दैट प्रॉपर्टी, एक्वायर्स दैट प्रॉपर्टी, बिल्कुल नहीं। उनमें से कोई वर्ड नहीं चाहिए। एक्विजिशन नहीं चाहिए, एक्वायर्स हासिल करे, हाथ में आए सच में वो चीज़ नहीं, मूव्स बस। मूव है एक्टस रियस, मूव कॉज किया। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई आया और उसने वो मोबाइल चुराने के लिए उसकी जगह बदली, बाद में ले जाऊंगा, या ले जा करके बाहर रख दिया लॉन में, शाम में आके ले जाएगा, दैट मूवमेंट इज थेफ्ट। तो इसीलिए ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है, इट डील्स विद दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इन नेचर इमूवेबल। तो सिवेरेंस से जब वो मूवेबल बनते हैं, दैट सिवेरेंस मे अमाउंट टू मूविंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये जो एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि जो ही एक्सप्लेनेशन 1 में जो ही एक प्रॉपर्टी को जो इमूवेबल है सिवेयर किया जाएगा अर्थ से, वो उसी वक्त मूवेबल बनती है। तो उसी वक्त सिवेयर करने की मोमेंट से उसको ये हो सकता है इट मे अमाउंट टू मूविंग एज रिक्वायर्ड फॉर द थेफ्ट। आई होप कि इतने वर्ड से आप समझ गए होंगे ये। इफ स्टिल एनीथिंग रिमेन्स यू मे आस्क फर्दर। नाउ मूविंग अहेड, एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 एक्चुअली वही है जो मैं आपको बता रहा था कि ये स्पेशल, जैसे एक्सप्लेनेशन 2 था, ये स्पेशल केस है मूव करने का, कि कब एक चीज़ को कहा जाएगा मूव किया उसने ऑफेंडर ने। और एक्सप्लेनेशन 3 उसका जनरल केस है कि व्हेन कैन बी अ थिंग सेड दैट इट हैज़ बीन मूव्ड। तो देयर आर एक्चुअली 3 circumstances जो एक्सप्लेनेशन 3 कवर करता है। 3 एक्सप्लेनेशन है, इट कंसिडर्स 3 circumstances in which an object or a thing or a movable property can be said ये मूव कॉज हो गया। तो वर्ड मूव को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ना पड़ेगा। तो जब वहाँ अंडरलाइन करेंगे और नोट बनाएंगे, आप लिखेंगे कि ये मूव वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास है मूव्स दैट प्रॉपर्टी, जो हमारे पास वर्ड था एक्सप्लेनेशन 3 है। कब कहा जाएगा एक इंसान ने उसको प्रॉपर्टी को मूव किया? Any of the 3 circumstances. Number 1 is removing an obstacle which prevents it from moving. Number 1 is removing of obstacle. Removing an obstacle which prevents the thing or the object, the thing from moving. For example, एक साइकिल है, साइकिल चेन्ड है और साइकिल की चेन जो ही काट दी। अभी साइकिल को घसीट के ले जाना ज़रूरी नहीं है, चेन काट देना मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी है। दिस इज़ व्हाट एक्सप्लेनेशन 3 सेज, रिमूविंग एन ऑब्स्टैकल। वो इसी तरह कोई जानवर है, बंधा हुआ है, उसको खोल देना, दिस इज मूविंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल फिजिकल मोमेंट ज़रूरी नहीं है मूव्स दैट प्रॉपर्टी वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए। एज पर एक्सप्लेनेशन 3, in 3 ways it can be constituted. Number 1 is removing an obstacle, removing that obstacle which prevents the thing from moving, and number 2 is separating it from any other thing. This is applicable to all the cases. For example, separate कैसे किया जाता है? कोई चीज़ जैसे कि किसी और चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल बल्ब है लगा हुआ किसी चीज़ में, अब वो होल्डर में लगा हुआ है लॉन में किसी के, इट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ अटैच फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। जो ही इसको सेपरेट किया गया, मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट हो गई और ये कहा जाएगा मूव्स दैट प्रॉपर्टी। इसको अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहना प्रॉपर नहीं है थेफ्ट की डेफिनेशन के लिए। ऑल्दो थियरीज ऑफ अटेम्प्ट में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और कम्बरसम लगेगा, मुश्किल लगेगा, हो जाता हुआ उलझ जाता है, लेकिन मूवमेंट के लिए काफ़ी है। आइदर ही रिमूव्स ऑब्स्टैकल विच प्रिवेंट्स दैट थिंग फ्रॉम मूविंग और सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर ऑब्जेक्ट और एनी अदर थिंग। तो सेपरेशन से, फॉर एग्जांपल पंखा है, पंखे को छत से खोल दिया, दिस इज कॉल्ड मूविंग दैट, इसको सेपरेट करते ही मूविंग दैट प्रॉपर्टी और मूविंग दैट थिंग। एंड लास्टली, और जो ऑब्वियस था, मोस्ट ऑब्वियस, जो हम और आप समझ सकते हैं कि मूविंग का मतलब होता एक्चुअली मूविंग। तो एक्चुअली तीनों में से अगर एक भी चीज़ हो गई, वी विल से दैट मूव्स दैट प्रॉपर्टी वाला
एक्टस रेस पूरा हो गया है। तो एक्टस रेस को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन 3 है। नाउ एक स्पेशल केस रह जाता है, वो है एनिमल्स का, और वो एक्सप्लेनेशन 4 में कवर किया गया है। थोड़ा मैं क्विकली चल रहा हूँ, आई एम फीलिंग दैट कि मैं बिट तेज़ चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका डर है कि लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए। हम दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा और डिटेल में चाहेंगे इसको कवर करें, बट इफ़ स्टिल एनीथिंग रिमेन्स डोंट वरी, आप हेजिटेट मत करिएगा, यू मे स्टिल आस्क। वी आर मूविंग अहेड विच इज़ एक्सप्लेनेशन 4, क्योंकि ये बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एक्सप्लेनेशन 4 इज़ द स्पेशल केस ऑफ एनिमल्स, कि कब एक एनिमल का मुंह कॉज किया जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा, देखिए हमने मुंह में क्या पढ़ा, मुंह वर्ड में नंबर 1 है सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, और नंबर 2 में हमने पढ़ा कि सिवियरेंस में कब कहा जाएगा, किसी चीज़ को जब सिवियरेंस करने से, किसी सिवियर करने से मूवेबल प्रॉपर्टी बनाया जाता है, उसका मूवमेंट कब कॉज किया जाएगा। तो लॉ ने ये माना कि इवन फ्रॉम द थ्रेशहोल्ड एज सून एज इट इज़ सिवियर्ड, हम इसको मान सकते हैं मूव्स दैट प्रॉपर्टी, इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी। और एक्सप्लेनेशन 3 फिर नॉर्मल कोर्स बताता है कि एक थिंग और एक प्रॉपर्टी कब कब मूव कराई जा सकती है, कब कहा जाएगा that an offender or an accused has moved that property for the commission of theft. उसमें 3 circumstances है। नंबर 1 है when he removes an obstacle which prevented this from moving, और वो obstacle कोई भी हो सकता है, वो physical obstacle हो सकता है, वो कोई भी obstacle हो सकता है। और नंबर 2 उसमें से रिमूविंग ऑब्स्टेकल के बाद दूसरा है कि सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी और ऑब्जेक्ट से उसे, फॉर एग्जांपल एक कार है, कार का पहिया खोल के ले जाना, तो सेपरेट करते ही थेफ्ट हो गई व्हील की या व्हील कप की। तो इसी तरह थर्ड है बाय एक्चुअली मूविंग इट, थर्ड कंडीशन है एक्चुअली मूव करने। अब फोर्थ कंडीशन जो है विच अभी तक एनिमल्स को कवर नहीं किया, तो एनिमल्स जो कि प्रॉपर्टी है, ह्यूमन बींग्स प्रॉपर्टी नहीं हो सकते, ये एक अलग डिबेट है, इसको हम मे भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। लेकिन एनिमल्स प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है रादर। तो सेक्शन 22 की डेफिनेशन में सारे एनिमल्स भी आते हैं, दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो पेट्स हों, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हों, दे आर ऑल प्रॉपर्टी। तो उनको कब मूव कॉज, व्हेन दे कैन बी सेड दैट कि उनका मूवमेंट कॉज किया गया है। तो एक्चुअली जब उस एनिमल को मूव कॉज किया, तो ये कहा जाएगा कि उस एनिमल को के रिस्पेक्ट में थेफ्ट में जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज मूव्स दैट प्रॉपर्टी, वो मूव हो गया। फॉर एग्जांपल एक पेट है किसी के घर में, और उसको थोड़ा सा दाना डाल के आगे बुलाया, और यूं ही वो बेट या वो दाने की तरफ मूव करने लगा। आप देखिए इलस्ट्रेशन 1 या इलस्ट्रेशन 2 रहा था, सॉरी इलस्ट्रेशन 2, तो इलस्ट्रेशन 2 में है यूं ही वो मूव करने लग गया उस तरफ, तो कहा जाएगा कि ये एनिमल मूव कर गया। बट एक्सप्लेनेशन 4 की रीडिंग आप लगा लीजिए, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन 4 प्रोवाइड्स दैट व्हेन ए पर्सन हु बाय मीन्स ऑफ थेफ्ट कॉजेज एनी एनिमल टू मूव, एनी मीन्स सॉरी हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव, किसी भी ज़राए से। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक पैसिव फोर्स लगा है, एक एक्टिव फोर्स है, खुद से धक्का लगाया एनिमल को, फॉर एग्जाम्पल बफलो है, कव है, ऑक्स है, उसको धक्का लगा रहा है। और एक है धोखे से उसको बुलाया, तो बाय एनी मीन्स, या फेयर कॉज करके बुलाया या वहाँ से भगाया जिसके घर में है। सो एनी मीन्स है, कोई भी मीन्स हो सकता है। सो अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल, तो कहा जाएगा उसने उस एनिमल को मूव कॉज किया। सिर्फ उस एनिमल को नहीं, बट टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट मोशन इज मूव्ड बाय द एनिमल। उस एनिमल के साथ साथ जो भी चीज़ें मूव हो गई, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक पेट है, और पेट ने मिसाल के तौर पर लॉकेट या कुछ और पहन रखा है। शौकीन लोग तो कुछ भी कर लेते हैं अपने पेट से, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल किसी को नकेल लगी हुई है। अच्छा चलिए एक और सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ वैगन में उसने घोड़े को चुराने के लिए, या डॉग वैगन है, उनको चुराने के लिए घोड़े को हाँका, ये आगे चले, और घोड़े के साथ पूरा टांगा चल पड़ा, वैगन चल पड़ा। सो जितना भी टांगा है उसका भी मूवमेंट हो गया, ऑल्दो इट सिर्फ घोड़ा चुराना चाह रहा था। तो थेफ्ट के चार्ज में कहा जाएगा थेफ्ट ऑफ दैट हॉर्स एज वेल एज ऑफ द वैगन और द पैलनकिन, जैसे पालकी जिसे कहते हैं। सो ऑल दैट विच मूव्स इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनिमल प्लस anything which moves
in consequence of the movement of the animal. मूवमेंट में लिखिएगा मूवमेंट ऑफ दैट एनिमल। ये कहा जाएगा कि इसने इस एनिमल को भी मूव किया और उसके साथ साथ जो चीज़ मूव कर गई उसको भी मूव किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर एक बैल है और उस बैल के साथ कोई और चीज़, उसकी नकेल है या उसकी रस्सी है बंधी हुई, तो उस रस्सी की भी थेफ्ट का चार्ज लगेगा और अगर वो उसको लेकर गया। सो इट्स अ वेरी, आपको ये बहुत पेटी इशू लगेगा, बट जूरिस्प्रूडेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनिमल की मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंस में जो चीज़ मूव कर गई उसका मूवमेंट हो गया, बिकॉज हम एक्ट सीरियस समझ रहे हैं इन एक्सप्लेनेशन से थेफ्ट के ऑफेंस का। एंड देन वी हैव लास्ट एक्सप्लेनेशन 5, जो मैं पहले ही बताया, इट क्वालिफाइज द वर्ड कंसेंट विदाउट द कंसेंट, कि कंसेंट, और इस कंसेंट वर्ड को जैसे हमने बोला देयर शुड बी अ को जॉइंट रीडिंग और टुगेदर रीडिंग और कंकोमिटेंट रीडिंग ऑफ सेक्शन 90 एज वेल, जो से वर्ड कंसेंट को क्वालिफाई करता है। सो this consent actually mentioned in this section is maybe either express, यानी कि by explicitly in words, or implied, कभी कभार इम्प्लाइड कंसेंट होती है। ये सारे हम इलस्ट्रेशंस के वक्त हम याद भी दिलाएंगे आपको कि कैसे इम्प्लाइड एक्सप्रेस कंसेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अ वाइफ हैज़ ऑर्डिनरीली इम्प्लाइड कंसेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड इन मैनी केसेस, नॉट इन ऑल केसेस। सिमिलरली द स्पाउस और द हस्बैंड हैज़ कन्वर्सली द कंसेंट। सो इन मैनी केसेस इम्प्लाइड कंसेंट है। सो कंसेंट या तो एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है किसी भी चीज़ की देने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई, ये हम इलस्ट्रेशन में आगे पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बेगर और एंड ही इज़ आस्किंग फॉर एल्म्स, कोई जो है खैरात वैरात मांग रहा है और हस्बैंड ने कुछ पैसा रखा हुआ है घर में और वाइफ ने इम्प्लाइड कंसेंट समझ के इन गुड फेथ वो दे दिया। So there is no dishonest intention. So this is a case of implied consent. It is not theft. सिमिलरली, फ्रेंड के घर आप गए, वहाँ की लाइब्रेरी से कोई किताब उठा ली उसकी, इन एब्सेंस ऑफ योर फ्रेंड, थिंकिंग दैट यू हैव एन इम्प्लाइड कंसेंट। सो दिस में भी ए केस ऑफ, इसलिए लास्ट इलस्ट्रेशन भी इसी से रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन P। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 16 इलस्ट्रेशंस हैं प्लस इन चीज़ों को रिवाइंड करके समझेंगे, प्लस केस लॉज। टिल देन आप बार बार इस डेफिनेशन और इन एक्सप्लेनेशंस को पढ़िए और समझिए, and this will help us in understanding the next lecture. Take care of yourself. Thank you for your time and patience.